ये RS IS ये बहुत लंबी जर्नी वाली है, लंबी रेस के घोड़े इसमें काम आते हैं। ये 100 मीटर की रेस की तरह नहीं होता है कि आप एकदम से दौड़ लिए और वैसे। तो इसमें सबसे बड़ा पेशेंस होता है। मेहनत तो होती है, मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है, तो पेशेंस रखना पड़ता है। और इस पेशेंस के दरमियान आपको कई बार टेंशन, डिप्रेशन टाइप की चीज़ें आती है। कई बार लगता है कि घर वालों ने यहाँ पढ़ने को भेजा है, तो अपन थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो टेंशन होने लग जाती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वैसा। तो जैसे हेलो, मेरा नाम मोहन लाल है। मैं RS भर्ती 2018 में मैंने 460वीं रैंक हासिल की है। तो आइए मैं आपको मेरा रूम दिखाता हूँ। RS की वैकेंसी आने के बाद तकरीबन 3.5 साल हो गए और मैं इसी जगह पे रहता था। यही मेरी चेयर है, यहीं पढ़ता था मैं। और मैं कभी लाइब्रेरी नहीं गया। जो भी मेरा पढ़ने का जो लाइब्रेरी का हो, रूम का हो, यही है। ये मेरा बेड है और ये मैंने बुक्स पढ़ी है। और इसमें ये मेरे RS के नोट्स है ये सारे। और उसके बीच में कुछ मैं IAS की भी साथ में तैयारी करता था, तो उसके भी नोट्स है। और मैपिंग के बारे में सब बता दीजिए। ये वर्ल्ड का मैप है, ये इंडिया का है और वो फिज़िकल है। मैं मोस्टली पढ़ता हूँ तब मैप बिल्कुल पास में चस्पा के रखता हूँ, ताकि करंट में जो भी लोकेशन हो उसको नोट डाउन कर लें। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हो, कुछ लिखने की हो, तो मैं नोट्स में लिख लेता था और बाकी मैं बोला कर देता, ताकि बार बार देखूं तो याद रह जाए। ये तो मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल में UPSC में सब्जेक्ट है, उसके नोट्स है। तो अभी फ़िलहाल मैं इनको पढ़ ही रहा था इस बार। तो अभी इस बीच में रिज़ल्ट आ गया और ये है मेरी तो नोट्स भी दिखा दीजिए सर आपके। नोट्स। ये राजस्थान का मैप है, क्योंकि इसमें चिपकाने की जगह नहीं थी, वहाँ चिपकाया बहुत दूर पड़ता था, इसलिए समेट के पास में रख लिया। और ये इंडिया का मैप था कि सिविल सर्वेंट की फीलिंग आती रहे। ये मेरे नोट्स है और ये मेरे ज्योग्राफी के नोट्स है। मेरी हैंड राइटिंग के लिए मैं फेमस हूँ, बहुत अच्छी है। इस वजह से पर पेपर मुझे कम से कम 10 नंबर का नुकसान होता है। ये मेरी हैंड राइटिंग है। और ये जैसे ये पॉलिटी के नोट्स है। इसमें क्या है, मैंने स्प्रिंग बोर्ड से कोचिंग की थी, लेकिन ये नोट्स पुराने, इस वजह से कुछ अपडेट करने पड़े थे। बहुत सारे संविधान संशोधन हुए, तो कुछ चीज़ें मैंने खुद लिख दी। और बाकी इसमें पीछे स्टेट पॉलिटी के नोट्स है, वो मैंने बाद में इसमें कंपाइलेशन कर दिया था। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ सर है और सर का राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS में अंतिम रूप से चयन हुआ है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जिक्र करने वाले हैं कि सर की जीवनी और कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की थी, सर का मोटिवेशन क्या था और सर किस प्रकार RAS की रणनीति बनाते थे। और बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, सर से पूछने की कोशिश करेंगे। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपके एक सब्सक्राइब से हमें ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए हम टॉपर्स के इंटरव्यू लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, सबसे पहले आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। हाँ, मेरा नाम मोहन सारण है। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। मैंने पहली से 8वीं तक गवर्नमेंट स्कूल से किया है। उसके बाद मैं बाड़मेर हमारा नज़दीक पड़ता है, वहाँ से मैंने 9 से 12 तक किया है। उसके बाद मैंने BSc किया है बायोलॉजी से गवर्नमेंट PG कॉलेज बाड़मेर से। और फिर मैंने B.Ed और MA साथ साथ में किया है। B.Ed रेगुलर था और MA कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से कर लिया। 2017 में ये मेरी डिग्रियाँ पूरी हो गई थी। और उसी दरमियान 2015 एंडिंग में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, IAS बैच का ज्वाइन किया था। और उसी टाइम 2016 वाले RS वाली भर्ती भी आई थी, तो वो भी मैं दिया हुआ, उस मेंस तक पहुंचा था। सर, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए आप। मेरे पिताजी नहीं हैं और हम 3 भाई हैं। सबसे बड़ा भाई है वो पुलिस में है, छोटा भाई अभी पढ़ रहा है। और बाकी मेरे ताऊजी बहुत सपोर्टिव है। तो ताऊजी टीचर है, अभी रिटायर्ड है। और ताऊजी की 3 बेटे हैं, एक डॉक्टर है, एक RS है, एक पुलिस में। तो घर में पहले से ही RS था, तो RS का माहौल तो था ही। उसके सिविल सर्विस के बारे में ऐसे नहीं लगता था कि भाई दूसरी दुनिया के लोग, ऐसा कुछ नहीं लगता था। माहौल पहले से अच्छा था और नॉर्मल सामान्य परिवार से। अच्छा सर, सबसे पहले आप RAS के बारे में बताइए कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के किस प्रकार तैयारी करें। सबसे पहले तैयारी स्टार्ट करने से पहले जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो
उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अपन जिस मार्ग पे चलते हैं अपन को पता होना चाहिए कि भाई ये मार्ग वहाँ जाता है, यहाँ जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत सिलेबस से। जैसे पीटी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो पुराने जो क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करो, और आरपीएससी का जो पैटर्न है उसको समझने की कोशिश करें कि आरपीएससी कैसे पूछती है। जैसे अपन पुराने पेपर देखेंगे तो आरपीएससी बहुत ज़्यादा फैक्ट पूछती थी, आजकल थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन आने लग गए। तो और उसमें प्री के सिलेबस थोड़ा अलग है, उसमें मैथ है और मेंस में मैथ नहीं है, तो मेंस का थोड़ा फिर उसके लिए अलग से रणनीति अपनानी होगी। और जैसे मैंने क्या 2016 वाला मेंस दिया था, उस टाइम मैंने सिलेबस को ढंग से नहीं देखा था। ये मेरी कई गलतियों में से एक गलती वो भी थी। दूसरी मेरी गलती ये थी कि मैंने मैथ को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और कॉन्फिडेंट रहा, क्योंकि मेरे 10th में मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स थे, और इवन 2016 वाले प्रीलिम्स में भी जो मैथ आती है उसमें मेरे सारे क्वेश्चन लगभग सही थे, एक दो को छोड़ के। तो फिर मैं मैथ तो अपन ऐसे ही कर लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सिलेबस में जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से देखो, और जहाँ तक दूसरों की गलती से सीखो, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सर, आरएएस की यात्रा के दौरान सबसे मुख्य चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। आपने टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार आपने टाइम टेबल मतलब बनाया, किस प्रकार उस टाइम टेबल को फॉलो किया, और अदर एक्टिविटीज़ किन किन अदर ऐसी कौन की अदर एक्टिविटीज़ है जो मतलब नहीं करनी चाहिए इस आरएएस की यात्रा के दौरान? जैसे ये आरएएस आईएएस ये बहुत लंबी जर्नी वाली, लंबी रेस के घोड़े इसमें काम आते हैं। ये 100 मीटर की रेस की तरह नहीं होते कि आप एकदम से दौड़ लिए और वैसे। तो इसमें सबसे बड़ा पेशेंस होता है। मेहनत तो होती है, मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है, तो पेशेंस रखना पड़ता है। और इस पेशेंस के दरमियान आपको कई बार टेंशन, डिप्रेशन टाइप की चीज़ें आती है। कई बार लगता है कि घर वालों ने यहाँ पढ़ने को भेजा है, तो अपन थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो टेंशन होने लग जाती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वैसा। तो जैसे अभी आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटी अवॉइड करने की बात की, तो जैसे एग्ज़ाम पास में है तब मेरा मूवमेंट ये था कि मैं ऐसे नॉर्मली फेसबुक व्हाट्सएप सब चलाता हूँ, लेकिन जब एग्ज़ाम पास में होता तब ये डीएक्टिवेट कर देता हूँ 2-3 महीने पहले, ताकि डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। और बाकी कभी मूड ऑफ होता है तब गाने भी सुन लेते हैं। और टाइम मैनेजमेंट मैंने कभी टाइम टेबल नहीं बनाया, मेरा एक ही था कि मैं रेगुलर रहता था हमेशा। जैसे जो नॉर्मल कहते हैं मैं 16-17 घंटे पढ़ता, वैसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैक्सिमम मैंने एक बार बैठ के ट्राई किया, 13 घंटे बैठ पाया था, तो दूसरे दिन 4 घंटे ही पढ़ाई हुई। उसके बाद मैंने 13 घंटे वाला फॉर्मूला छोड़ा और 11 घंटे 10 घंटे 11 घंटे बैठता था। उसमें से 1-2 घंटे एक्स्ट्रा चीज़ें सोचने में कि भाई ऐसे वैसे, वो सबके दिमाग में आती है। तो नेट 8 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी और मैं रेगुलर रहा था साल भर। और अमूमन मैं खाना बनाने के लिए एक बार मैंने टिप्पण भी लगवाया, फिर कुक भी लगवाई, लेकिन वो सारी चीज़ें उसमें ज़्यादा कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं। खाना भी अपने अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता था, और वो अपने टाइम से आते थे। कभी अपन को भूख नहीं लग रही तो वो खाना बना के चले जाते, ठंडा खाने में मज़ा नहीं आता, तो फिर खाना हम खुद ही बनाते थे। और खाना बनाते टाइम मैं क्या करता था, जो ओनली आईएएस चैनल है यूट्यूब पर जिसमें हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन करवाते हैं, वो मैं खाना बनाते टाइम वो सुनता था। स्टार्टिंग में लिखता था, लेकिन बाद में हैबिट पड़ गई कि वो सुनने से ही काम चल जाता। तो खाना बनाते टाइम मेरा वो चलता था, ओनली आईएएस चलता रहता, और इस वजह से मेरा पूरा दिन वैसे ही पढ़ाई में जाता था। और कभी बीच में गाना सुन लिए, और बाकी संडे को मूवी देख लेता था कभी कभी। और जिस दिन बहुत ज़्यादा मूड है ऑफ है तो संडे को 2 मूवी देख ली। बाकी ये था मुख्यतः जो टाइम टेबल था। सर, जैसा कि अभी सिविल सेवा एग्ज़ाम में सबसे बड़ा रोल होता है माध्यम, चाहे हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश माध्यम हो। जैसा कि अभी पिछले काफ़ी साल में हिंदी माध्यम का रिजल्ट डाउन होता जा रहा है, तो सर कहीं ना कहीं माध्यम का भी असर पड़ता है इस सिविल सेवा एग्ज़ाम के लिए। इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो मुख्य आप नॉर्मली तो जो यूपीएससी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यूपीएससी में हिंदी में मीडियम वाले नहीं टिकते, और मतलब मैं एलिगेशन तो नहीं लगाना चाहूँगा, लेकिन सच्चाई है ये। मैंने नज़दीक से रियलाइज़ किया, मेरे जो ग्रुप के लोग हैं इंग्लिश मीडियम के हमारे, हम उनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, पेपर में ज़्यादा फैक्ट लिखते हैं, लेकिन जब मार्क्स देखते हैं तो उनके नंबर ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न मुझे ऐसा लगता है, कड़वी सच्चाई है कि जो यहाँ के प्रोफेसर है वो हिंदी मीडियम से ज़्यादातर, और उनको इंग्लिश आती होगी, लेकिन इंग्लिश के नाम से उनके दिमाग में मुझे ऐसा लगता है कि भय बैठ गया। इंग्लिश की कॉपी देखते ही अच्छे नंबर देते थे। और आपको भी कभी मौका मिले तो सिलेक्टेड बंदों की कॉपी निकाल के देख लीजिए, इंग्लिश वालों की और हमारे हिंदी वालों की देख लीजिए, तो आंसर में आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि आरएस में भी अभी इंग्लिश मीडियम का जो है प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो न चाहते हुए भी अब अगले वाली पीढ़ी को तो इंग्लिश मीडियम के लिए सजेस्ट करूँगा, क्योंकि हिंदी का
इस मुख्य कम से कम RAS IAS में फ्यूचर नहीं दिखता, क्योंकि नंबर आते नहीं, फिर कोई मतलब नहीं बात का। तो और जैसे राजस्थान में इंग्लिश वालों के लिए अभी सोर्स अवेलेबल नहीं थे, तो अभी इन पिछले 1-2 साल में अभी बहुत सारी बुक्स भी आ गई, लगभग सारे सब्जेक्ट की आ गई है। जैसे पहले तो ज्योग्राफी की बुक ज़रूर आती थी इंग्लिश में, हिस्ट्री की 1-2 बुक ही थी। अभी आप मार्केट में जाओगे तो कम से कम 5 से 7 पब्लिकेशन की बुक आती है राजस्थान आर्ट कल्चर हिस्ट्री की। और इकोनॉमिक सर्वे तो वैसे भी गवर्नमेंट को आता है, वो तो इंग्लिश में मिल ही जाता है। और ये है। सर आपने RAS का फर्स्ट अटैम्प्ट कब दिया था, और RAS की तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए अपने को, या 12th के जस्ट बाद, या कॉलेज के बाद, या कॉलेज के 3 साल के समय? हाँ, जैसे कई बार क्या होता है, अपने घर वाले अपन को प्रेशर बनाते हैं कि 12th के बाद IAS की तैयारी करो, RAS की तैयारी करो। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि कॉलेज लाइफ ज़िंदगी का एक गोल्डन पीरियड होता है। जिसने कॉलेज लाइफ नहीं जिए तो फिर कुछ नहीं किया है। तो कॉलेज लाइफ बहुत ज़रूरी है। तो उसमें अपन ऐसे कर सकते, जब अपन फाइनल ईयर में होते हैं तब कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सेकंड ईयर के एंडिंग में, या फिर फाइनल जो ग्रेजुएशन होने के बाद करें तो भी कोई लेट नहीं होता। जैसे मैंने ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद किया था, लेकिन 16 वाले में मेरे सेलेक्ट नहीं होने के पीछे कारण ये नहीं था कि मैंने कोचिंग लेट ज्वाइन की। उसका रीज़न ये था कि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, और ग्रेजुएशन होते ही कोचिंग पूरी नहीं हुई थी, इसी दरमियान बीच में ही भर्ती आ गई थी। तो मैंने पहला अटैम्प्ट 2016 वाली भर्ती में दिया था, मेंस तक पहुंचा था। उसमें बाहर होने की वजह, एक तो मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है, 80 में से 10 नंबर आए थे उस टाइम। और इंग्लिश में भी जो 65 नंबर का पेपर था, उसमें 65 नंबर का वेटेज था मैथ का, उसमें मेरे 12 नंबर आए थे। तो और तीसरा रीज़न, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर पेपर 10 से 15 नंबर का नुकसान हैंड राइटिंग की वजह से हो जाता है। और अब पुनः यही कहना चाहूँगा कि फाइनल ईयर या ग्रेजुएशन के बाद में कोचिंग ज्वाइन करें तो लेट नहीं होगा। और कॉलेज लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब बिना कॉलेज लाइफ के आप सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन फिर जो ज़िंदगी में तजुर्बे, जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो कॉलेज लाइफ बहुत सिखाती है। तो वो तजुर्बे ही आगे काम आते। जैसे कई बार अपन देखते हैं IIT बैकग्राउंड से MBBS किए हुए लड़के लड़कियाँ, तो उनको जो दुनियादारी का नॉलेज नहीं होता, फिर वो प्रशासन में आने के बाद बहुत परेशान होते हैं। तो वो परेशानी से बचना है तो फिर कॉलेज लाइफ जीनी ज़रूरी है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कॉलेज लाइफ जीनी चाहिए, उसके बाद कोचिंग करनी चाहिए। इसके लिए मेरे दिमाग में 3 कंडीशन आती है। जिसके फैमिली की स्थिति बहुत अच्छी है, मतलब फुल स्ट्रॉन्ग है, तो उसको तो रिस्क लेनी चाहिए, केवल इसी पे ध्यान रखना चाहिए, सिविल सर्विस पे, यदि पहले से टारगेट फिक्स है तो। दूसरा ये होता है, जैसे मैं खुद पे लेता हूँ, मेरे पारिवारिक स्थिति ठीक है, मतलब इतनी बुरी भी नहीं है। जैसे बड़ा भाई वो पुलिस में है, तो उन्होंने मतलब सब कुछ त्याग के मेरे पे ही पूरा इन्वेस्ट किया, तो फिर वो भी चीज़ मेरे को अंदर से मोटिवेट करती थी। तो मेरे जैसे कंडीशन वाले हैं उनको तो फिर साइड में बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए। जैसे मैंने B.Ed किया है, MA किया है, ताकि मान लो 16 वाली जो मेरा RS नहीं हुआ था उसकी तरह इस बार हो जाए, तो फिर कम से कम उधर तो जाएं, क्योंकि RS की भर्ती टाइम पर पूरी होती नहीं है, 3 से 4 साल लगते हैं। तो बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन उनके लिए जिनकी पारिवारिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उनको यही सलाह दूंगा कि एक गवर्नमेंट जॉब ले लेनी चाहिए। और हाँ, आपके पास पैसे मिल रहे हैं तो कहीं से जुगाड़ कर लो और उसको विदाउट पेमेंट हो जाओ और पढ़ाई साथ में जारी रखो। और अब स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर ऐसे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे, तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, मेरे जो ताऊजी बेटे भाई है जो अभी RS है, परिवार की स्थिति उनकी अच्छी थी, बुरी नहीं थी, क्योंकि ताऊजी टीचर है, लेकिन उन्होंने पहले गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लिया, 3rd ग्रेड थे, उसके बाद 2nd ग्रेड बने, फिर उनका SI में हो गया, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप, और फिर मेरे पे सीधा इन्वेस्ट किया कि तू तो उधर ही जा, जब मैंने स्टेप पार कर तू सीधा ही उधर जा। तो ये 3 कंडीशन है। सर आप न्यूज़पेपर कौन सा फॉलो करते थे, और न्यूज़पेपर को किस प्रकार पढ़े हैं? वैसे मैं न्यूज़पेपर तो 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ रहा हूँ, लेकिन उस टाइम सबसे पहले जो खेल पृष्ठ होता है उसको देखने के लिए पढ़ते थे। धीरे धीरे मैच्योरिटी बढ़ी, जो इंटरनेशनल न्यूज़ देखने लग गए, जो नेशनल लेवल की वो न्यूज़ देखने लग गए। लेकिन इधर तैयारी स्टार्ट करने के बाद पता चला कि कौन सी न्यूज़ देखनी है, कौन सी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। तो जो एक्सीडेंट की, चोरी की, ये चीज़ें एग्ज़ाम में अपने कुछ काम नहीं आने वाली। तो एक टाइम के बाद आपको पता चल जाता है कि कौन सी न्यूज़ पढ़नी चाहिए, वो देखने से ही पता चलता है। ऐसे जैसे बिजनेस वाला पेज हो गया, राजस्थान में PT में खेल भी आता है, तो खेल फर्स्ट अच्छे से पढ़ना पड़ता है राजस्थान के लिए। और मेन जो वो होता है फर्स्ट, वो तो पढ़ना ही होता है। उसके बाद जो संपादकीय होता है, उसमें एडिटोरियल के आप बायस्ड आते हैं आजकल ज़्यादातर, तो अपन के अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि कौन सा बायस्ड है, कौन सा अपने लिए न्यूट्रल है, तो ताकि अपन एग्ज़ाम में वो पॉइंट काम ले पाए। और मैं मुख्यतः दैनिक भास्कर पढ़ता था,
दैनिक जागरण और जो हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन है ऑनलाइन इस चैनल पे वो सुनता था, और BBC और जो राज्यसभा चैनल है उसको भी फॉलो करता हूँ। सर इस सफलता में आप कोचिंग को कितना % वेटेज देना चाहेंगे, और क्या कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है? ये भी अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ इतने मैच्योर होते हैं कि बिना कोचिंग के ही काम चल जाते हैं, लेकिन मैं मेरा बताता हूँ, जब मैं कोचिंग में आया था तो मुझे कोचिंग का सिलेबस भी नहीं पता था, मतलब जो RS का सिलेबस नहीं पता था, तो कोचिंग में ही पता चला कि सिलेबस पढ़ना चाहिए। तो कोचिंग वाले आपको रास्ता बता देते हैं कि ऐसे करो ऐसे, एक आप खुद रास्ता ढूंढोगे, एक आपके पास पहले से रास्ता है कि उस रास्ते पे चलना है। तो कोचिंग का बहुत अहमियत होता है। कोचिंग मैं तो यही कहूँगा कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो कोचिंग कर लेनी चाहिए यदि आपकी स्थिति अच्छी है तो। और यदि किसी कारणवश नहीं कर पाते तो भी बहुत सारी कोचिंग में निःशुल्क कोचिंगें भी करवाते हैं, तो जहाँ तक संभव हो तो फिर कोचिंग कर लेनी चाहिए। कोचिंग से फ़ायदा मिलता है। सर RS का सिलेबस लंबा है, तो आपने कितने टाइम में RS का सिलेबस कंप्लीट कर दिया था? चूँकि मैंने IAS का बैच ज्वाइन किया था स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जयपुर से ही, तो जब मेरा IAS का बैच कंप्लीट हो गया उसके बाद RS का सोचा था, तो फिर मैं एक्स्ट्रा जो RS के सिलेबस में एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए बैठा था। तो तकरीबन 1 से 1.5 साल लग जाता सिलेबस पूरा करने में, और साइड की चीज़ों में बिल्कुल ध्यान नहीं देते तो साल भर ही लगेगा। लेकिन जब मैं आया था इतना मैच्योर नहीं था, कॉलेज जस्ट ही हुई थी, तो बचकानी हरकतें भी करते थे, क्लास में बातें करनी, वो वाली फालतू की चीज़ें। तो वो चीज़ें तो टाइम के साथ ही आती, दूसरों के सिखाने से नहीं होती। तो यही है कि 1 से 1.5 साल लग गया था मेरे को सिलेबस करने में। और फिर जब ये दोबारा करी, जब तैयारी दिल्ली गया था मैं बीच में वापस आके, तो फिर 6 महीने में सिलेबस हो जाता आसानी से, और जब एग्ज़ाम बिल्कुल पास में होता फिर महीने में पूरा हो जाता है। सर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में सबसे बड़ी चीज़ ये टेस्ट सीरीज़ आप किस प्रकार देते थे और उसका कितना % योगदान है? जैसे ये मेंस का एग्ज़ाम है, चाहे RS का हो या UPSC वाला हो, टेस्ट सीरीज़ का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उससे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मेरे कई फ्रेंड ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं लिखे थे, तो वो आज पछता रहे कि काश हम टेस्ट लिख देते। तो टेस्ट मैं तो रेगुलर टेस्ट सीरीज़ मैंने लिखी थी, तो टेस्ट सीरीज़ का बहुत बड़ा योगदान है। और एक कोचिंग की ज्वाइन करनी ही चाहिए कम से कम, और पॉसिबल हो तो दूसरी 2 कोचिंग के मतलब आप पेपर ले आओ, देख लो क्वेश्चन कोई अलग है तो उनको नोट डाउन कर लो और अलग से लिख लो, तो वो सबसे बेहतर रहता है। टेस्ट सीरीज़ का तो बहुत बड़ा योगदान है। आप कोचिंग जाके नहीं दे पा रहे हो तो पेपर मार्केट से ख़रीद लो, घर बैठे लिखो, दोस्त से चेक करवा लो। सर करंट अफेयर्स किस प्रकार पढ़े हैं? राजस्थान में करंट अफेयर्स पढ़ने के एक मूमल की आती है जो 2 महीने में आती है एक बार, और एक आती क्रोनोलॉजी, दोनों सफिशिएंट है। और बाकी जैसे ये चूँकि लंबी चलती है तो मैं साथ में दृष्टि भी पढ़ता था, ताकि उससे वो UPSC वाला मेरा पोर्शन हो जाए, और इसमें दृष्टि में पढ़ने में नुकसान कुछ नहीं है। और आजकल लोग दृष्टि को छोड़ के विजन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, चूँकि मैंने विजन नहीं पढ़ा था, मैंने दृष्टि और मूमल क्रोनोलॉजी पढ़े थे। सर NCERT इस सिविल सेवा एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है एक, तो NCERT के नोट्स किस प्रकार बनाए और NCERT को किस प्रकार पढ़े? जब अपन तैयारी स्टार्ट करते हैं तब तो 6 से लेकर 12 तक की सारी NCERT पढ़ लेनी चाहिए, और जब एक बार 2 बार पढ़ते हैं तब जो 9 तक की NCERT उनको अपन या तो कोई नोट्स में लिख दें या फिर हाईलाइट कर दें, तो फिर उनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो 9 से 12 तक की NCERT उनको एग्ज़ाम तक पढ़ना पड़ेगा। और अब नोट्स बना लो, बहुत अच्छी बात है, ये कोचिंग में बने बनाए मिल जाते हैं, तो वो ख़रीदने में कोई बुराई नहीं है। और NCERT रिवीजन जल्दी से कर लेना चाहिए। मैंने तो ऐसे ही किया था, NCERT पढ़ी थी एंशिएंट और मिडाल हिस्ट्री की, और मॉडर्न की मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, और बाकी लगभग सारे सब्जेक्ट के जो नोट्स थे वो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के पढ़े थे। उसमें मेरे पास पुराने नोट्स थे तो अपडेट मैंने खुद से ही किए थे, और कुछ कमियां लगी नोट्स में तो मैंने खुद ऐड कर लिए थे। सर RS की ये जो जर्नी है बहुत लंबी है, तो अपने आप को आप मोटिवेट किस प्रकार रखते थे? हाँ, जैसे उसके लिए मैं बीच बीच में कुछ चीज़ें करता, जैसे 6 दिन अच्छी पढ़ाई कर ली, संडे को टेस्ट दे दिया, वापस आके मूवी देख ली, एक तो ये तरीका। दूसरा ये तरीका कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ रख लो वो देखते ही आपको मोटिवेशन मिले। तो एक बार 2016 की बात है, मैं मेरे ननियाल गया था, तब मामा जी को इतना नहीं पता था कि RS IAS क्या चीज़ होती। तो मेरे जो ताऊजी वाले हैं भाई, वो RS है, तो मुझे पूछा तू किसकी तैयारी कर रहा है? मैंने कहा जो भंवर जी है वही मैं कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे को खुशी में 10 रुपये का नोट दिया था।
तो कि जब तू उनकी तरह बन जाए तो मेरे को वापस लौटा देना। वो नोट मैंने आज तक, अभी मैं घर गया था तब उनको वापस दिया था, मैं सिलेक्शन हो गया। रियली में? हाँ, ये रियलिटी है। तो वो चीज़ मेरे को, मैं जब भी बटुआ देखता, 10 रुपये का नोट देखता, मेरे को वो मोटिवेशन मिलता था कि ये, और उनको वापस भी लौटाना है तो सिलेक्शन से पहले तो नहीं लौटा सकता। तो ऐसी चीज़ें कर सकते हो। और मैंने एक कोई मूवी देखी थी, शॉर्ट मूवी थी, मुझे याद नहीं आ रही अभी, तो उसमें वो ये कहता है कि आप कुछ भी चीज़ रख लो, उसमें पत्थर भी हो सकता है, तो आप ये सोच के रखो कि ये चीज़ मेरे को अंदर से मोटिवेट करेगी और मुझे करने के लिए प्रेरित करेगी। तो वो चीज़ें मोटिवेशन के लिए, और मेरा मोटिवेशन का 2 तरीका था, मूवी वाला और बाकी वो नोट वाला भी था। और बाकी जब मेरे बड़े भैया वो मेरे पे इतना इन्वेस्ट किया तो वो चीज़ मेरे को अंदर से मोटिवेट करती थी। और कई बार डीमोटिवेट होता तो फिर घर वालों के बारे में सोच लेता, घर वालों से बात कर लेता, तो फिर उससे फिर रिकवर हो जाता 1-2 घंटे में, फिर से पढ़ाई स्टार्ट। और ये नॉर्मल बातें हैं, डिप्रेशन में जाना। और जब साथ वाले का होता है, आपका नहीं होता तो आपको लगता है कि आप में क्या कमी रह गई, क्यों नहीं हुआ, उसका हो गया लेकिन तेरा क्यों नहीं हुआ, तो उसके पीछे क्या वजह थी। तो वो चीज़ें उनसे खुद को अंदर से मोटिवेट रखा। सर, जैसा कि अभी रिजल्ट आने से पहले आपको कितना रैंक लग रहा था कि मेरे इतना रैंक से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन देन उसके बाद में 460 रैंक के साथ अंतिम रूप से चयन हुआ था? चूँकि मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए थे और मेरी कमज़ोरी है कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो पर पेपर मुझे 10 से 15 नंबर का नुकसान झेलना पड़ता है। तो लेकिन फिर भी मैं कॉन्फिडेंट था कि कम से कम मेरे 200-100 के अंदर आ जाऊँगा। मुझे अंदर से ये लगता, लेकिन मैं बताता किसी को नहीं था, बताता यही था कि ठीक है सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन को लेकर मैं श्योर था, लेकिन अंदर से ऐसा लगता था कि टॉप 100 में आ सकता हूँ। मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए थे पहले वाले तीनों। 4th पेपर में 90 का स्कोर आया, इतना ही मैं सोच रहा था, लेकिन पहले मैं मिला के और टोटल मैं 400 प्लस का स्कोर सोच रहा था, 390-400 के आसपास। और जब 2016 वाला रिजल्ट देखें तो इतने नंबर वाले, और फिर इंटरव्यू में ठीक ठाक नंबर है तो अच्छी रैंक मिली है। लेकिन जब रिजल्ट देखा तो 460 थी। और मेरा भाई भी लगता है, दोस्त भी है महिपाल, उसको लेके मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि इसकी बहुत अच्छी रैंक आएगी, तो उसकी भी रैंक अच्छी नहीं आई। तो उस दिन जब रिज़ल्ट आया तो माहौल अच्छा नहीं रहा, मेरी खुद की रैंक अच्छी नहीं आई क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन आई नहीं थी, और उसका नहीं फिर रिज़ल्ट का को। और दूसरा एक ये भी, घर में आरएस है तो उनको रियलिटी पता है कि आरएस में कौन सी रैंक पे क्या सर्विस मिलेगी। तो फिर घर में भी हाँ अच्छा माहौल था कि आरएस बन गया, आरएस का टैग लग गया, लेकिन जो पहले से उम्मीद की थी वैसा नहीं हुआ। सर, आप टाइम टेबल क्या फॉलो करते थे सुबह मॉर्निंग से लेकर और लेट नाइट तक? मेरी ये कमज़ोरी रही कि मैं सुबह कभी जल्दी नहीं उठ पाता। जब हम हॉस्टल में रहते तब 5 बजे सुबह उठा देते, तो एक बार उठ जाते फिर वापस बेड के नीचे वैसे। लेकिन तो मुझे पता है कि मैं जल्दी तो नहीं उठ सकता, तो मैं नॉर्मली लेट नाइट तक पढ़ने का टाइम टेबल 1:30 बजे टाइम टेबल रखता था, और कभी लेट हो जाता 2 बज जाते थे। और ये लैंप है ये इसीलिए कि मेरा रूममेट थे तो वो लाइब्रेरी जाते थे, उनका टाइम टेबल थोड़ा जल्दी सोने का था, वो 11 बजे सो जाते थे, सुबह 6 बजे उठ के निकल जाते थे। और मेरा था दिन को मैं 1 घंटे सो लेता था, वो दिन को 1 घंटा नहीं सोते थे, और मैं रात को 1:30 से सुबह 6:30 बजे तक, ये था मेरा टाइम टेबल लेट नाइट पढ़ने का। और फिर उठने के बाद दिन भर पढ़ता था, 2 बजे 1:30-2 बजे खाना बना लिया, फिर घंटे भर सो लिया, और फिर रात को 10 बजे तक पढ़ लिया, फिर वो रूममेट वापस आ जाता और फिर हम खाना बना के और वो सो जाते, मैं पढ़ने बैठ जाता। अच्छा सर, अंत में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो अभी आरएस में मतलब आरएस के लिए तैयारी कर रहे हैं? उनको मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप तैयारी शुरू करने से पहले जो मैंने गलतियाँ करी है उन गलतियों से आप सीख लो तो आपका टाइम बच जाएगा। जैसे मैंने सबसे पहली गलती करी, टाइम टेबल जो सिलेबस है वो मैंने नहीं देखा। दूसरा, मैं मैथ को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैथ तो अपन ऐसे ही कर लेंगे, तो हालांकि अभी मेंस में मैथ नहीं हटा दी है, लेकिन हो सकता है उसकी जगह उनके लिए दूसरा सब्जेक्ट हो, जैसे इंग्लिश हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं रहे, और जो अच्छी सब्जेक्ट है उसको मेंटेन रखें, जो बुरी है उसमें इम्प्रूवमेंट करें। जैसे 16 वाली मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, तो फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली इंग्लिश के लिए स्पेशल। तो फिर चौथे पेपर मेरे लास्ट टाइम 74 स्कोर था, इस बार मेरा 91 स्कोर है, तो इम्प्रूवमेंट किया। और इस बार मुझे लग रहा है कि इंग्लिश में और भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि लोगों के 140, 148, 138 तक नंबर आ रहे हैं, तो कोशिश करूँगा कि इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हो। तो कहने का मतलब यही है कि जो कमज़ोरी है उसको सुधारो, जो मजबूती है उसको मेंटेन रखो। और जब आपको टारगेट फिक्स है कि सिविल सर्विस में ही जाना है, तो फिर एक्स्ट्रा लापरवाही करने से कोई मतलब नहीं। कॉलेज लाइफ मज़े से जी ली, ठीक है, और उसके बाद जब आप कोचिंग ज्वाइन करो तब अपने एक ही टारगेट पे फोकस रखो। और कई बार नेगेटिविटी आती है तब क्रिएटिव मूवीज़ देख लेनी चाहिए, नॉवेल्स पढ़ लेना चाहिए, ताकि खुद को
उसमें बनाए रखें। और पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें। जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो सफलता तो मिलनी ही है। चलो RAS नहीं तो किसी और में हो जाएगा, लेकिन अंदर से खुद को मजबूत इतना रखना चाहिए कि आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, वो आपको बिल्कुल अंदर से कुछ भी कमज़ोर नहीं कर पाए। थैंक यू। ओके सर, आपने टाइम दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।